हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू हसल एंड ग्लोरी। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। और जैसे कि आप जानते हो कि एक वर्ल्ड ज्योग्राफी मैप्स की एक मैंने सीरीज़ शुरू की है, ताकि जो भी हमें प्रॉब्लम्स आती हैं वर्ल्ड को समझने में, वो बिल्कुल भी ना आए किसी भी एग्ज़ाम में। और एक चाहे वो स्टेट लेवल का छोटा एग्ज़ाम हो या यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम हो, हमें एक अच्छी बेसिक, एक बहुत डीप अंडरस्टैंड, बेसिक प्लस एक डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाए वर्ल्ड मैप्स को लेके, वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेके, टोपोग्राफी से लेके हर एक चीज़ की। जितनी भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि छोटी से छोटी लेके बड़ी से बड़ी चीज़ आपको बहुत आसान शब्दों में समझ आ सके। ओके, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। लास्ट टॉपिक में जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, उसमें हमने बहुत बेसिक से कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन समझे थे कि हमारे पास हमारे अर्थ पे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं एंड 4 बेसिक ओशंस हैं। ठीक है, सो अभी हम एक बार गो थ्रू करेंगे, एक रिवीजन मारेंगे जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ताकि जो अब आने वाला लेक्चर है मेरा, वो भी अच्छे से सबको समझ आ सके, एक एक बेस बन जाए नेक्स्ट लेक्चर के लिए। ठीक है, एक रिवीजन बहुत ज़रूरी है गाइस, सच में बहुत ज़रूरी है रिवीजन। अभी हम 7 कॉन्टिनेंट्स जो हमने पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर में, वो एक बार रिपीट करेंगे। ठीक है, और ओशंस भी साथ साथ। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ एशिया, जो मैंने आपको बताया था। एशिया, अफ्रीका, बिल्कुल आपने सीरियल वाइज याद करने हैं, ताकि आपको कभी भी कोई भी पूछे तो कुछ भी ना भूले। बस जैसे आपको कोई बोले कि हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स, या बेसिक बेसिक जो भी एग्जाम्स में, अगर छोटे एग्जाम्स में अगर कोई पूछ भी लेते हैं, वैसे तो ये बहुत बेसिक नॉलेज वो है, इन्फॉर्मेशन है। आजकल इतने बेसिक क्वेश्चन पूछते नहीं है, बट स्टिल for our knowledge purpose we should know this. First is Asia, second is Africa, third is North America, fourth one is South America, fifth one is Antarctica, sixth one is Europe and seventh one is ओशिनिया। ओशिनिया में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं, आसपास के जितने भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जितने भी, सबको मिला के ओशिनिया आइलैंड, ओशिनिया कॉन्टिनेंट बनता है। सो अब हम आते हैं ओशंस पे। ओशंस हैं हमारे 4। फर्स्ट वन इज पैसिफिक ओशन, सेकंड वन इज अटलांटिक ओशन, थर्ड वन इज इंडियन ओशन एंड फोर्थ वन इज आर्टिक ओशन। अब बहुत बार ये क्वेश्चन भी रहता है कि हमारे ओशंस कई जगह 5 भी लिखे होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं जो 5th ओशन है, सदर्न ओशन, उसको इंटरनेशनल ओशनोग्राफी की मान्यता नहीं मिली हुई है। इसी वजह से हम जब भी ओशन गिनते हैं तो हम 4 ही ओशंस गिनते हैं। सो लेट्स रिपीट इट वंस। कॉन्टिनेंट्स एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, South America, Antarctica and Europe, and the 7th one is Oceania. Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe and Oceania. Now let's come to the oceans. Pacific Ocean, Atlantic Ocean, ये जो S टाइप स्ट्रक्चर है, Atlantic Ocean, थर्ड वन इज इंडियन ओशन, हमारे प्यारे भारत के नीचे, एंड फोर्थ वन इज आर्टिक ओशन। सो आई थिंक इतनी रिवीजन काफ़ी है और ये अच्छे से आपके दिमाग में बैठ गया होगा। एंड अब हम सेकंड लेक्चर की तरफ मूव करते हैं, जो कि अब कॉन्टिनेंट वाइज हम हर एक कंट्री को ध्यान से समझेंगे और हर एक कॉन्टिनेंट को अच्छे से जानेंगे। सो आज फर्स्ट कॉन्टिनेंट जो हम करेंगे वो है हमारा एशिया, जिसमें कि हमारा प्यारा भारत भी आता है। सो ये एक ये मैप है एशिया का। ठीक है, वर्ल्ड मैप में भी हम समझ सकते थे, लेकिन एज यू नो कि वर्ल्ड मैप खुद ही इतना छोटा होता है कि इस पे मुझे आपको समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और इसमें अच्छे से आपको समझ भी नहीं आएगा। तो मैंने एक प्रिंट आउट निकाला है एशिया के मैप का, ताकि आपको छोटी से छोटी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। आपसे बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो आपने एक तो ध्यान से समझना है और ऊपर से इसकी रिवीजन ज़रूर करनी है। इतने आसान से समझाने के बाद आप सिर्फ 1 से 2 बार रिवीजन कर लोगे ना, आई स्वेयर कभी भी नहीं भूलेगा आपको। एनीवेज, एशिया पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको मैं इतना बता दूं कि एशिया को अगर हम छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे ना, तो वो ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, इससे मेरा ये मतलब था कि एशिया को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जिससे कि हमारा समझना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये जो पार्ट है, ये जो इतना पार्ट है, ये है सेंट्रल एशिया। एंड इस सेंट्रल एशिया के बाद जो ये वाला पार्ट आ गया, ये पूरा पार्ट
जिसमें हमारा चाइना है, रशिया है, ये कंट्रीज़ हैं, जापान है, ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं ये आ गई हमारी ईस्ट एशिया में। ठीक है। और ये जो इंडिया की उस साइड लेफ्ट साइड की कंट्रीज़ हैं ये सब आ गई हमारी ये सब हमारी सेंट्रल एशिया में ही आती हैं। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया। एंड इंडिया एंड जो भी नीचे की कंट्रीज़ जैसे मालदीव्स होगी, श्रीलंका होगी, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब जितनी भी कंट्रीज़ हैं ये आती हैं हमारी साउथ एशिया में। कहाँ आती हैं हमारी? साउथ एशिया में। एंड बिल्कुल इंडिया के राइट साइड जब आप चले जाओगे, ये जो आ गया हमारा म्यांमार आ गया, बैंकॉक, ये सॉरी थाईलैंड आ गया, जो ये कंट्रीज़ हैं जितनी भी, जो भी जैसे फिलीपींस होगी, मलेशिया होगी, सिंगापुर होगी, वियतनाम होगी, ये सारी हमारी आती हैं साउथ ईस्ट एशिया में। जितने भी ये वाला पोर्शन है ये अभी मैं आपको अच्छे से वन बाय वन करके समझाऊंगा। ये जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पज़ कि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए। ये सब आती हैं साउथ ईस्ट एशिया में, क्योंकि ये एशिया के साउथ में है और ईस्ट साइड में है, तो इसलिए इन्हें बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया। सो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि एशिया में बेसिक जो एशिया को ज़्यादा आसानी से समझने का तरीका ये है कि एशिया में हमें पता होना चाहिए कि दो एक ऐसी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एशिया को अलग से पूरे वर्ल्ड में आउट परफॉर्म करती हैं। जैसे कि फर्स्ट वन इज़ सार्क एंड द सेकंड वन इज़ एशियन नेशंस। ठीक है, सार्क में 8 कंट्रीज़ आती हैं सबसे पहले, और वही 8 कंट्रीज़ जो हैं वो हमारी साउथ एशिया की हैं, जो कि आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सार्क। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, और ये कब बनी थी ये सार्क? ये बना था 8 दिसंबर 1985। कहाँ पे बना था? ढाका में। एट प्रेजेंट इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है इसका काठमांडू, नेपाल। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको नोट डाउन करनी है। और सार्क में आते हैं 8 देश, जो कि अब अभी के अभी हम याद करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे, ताकि ये नेशंस कभी भी आपको नहीं भूलें। अभी तो सिर्फ हम एज एन एशिया पढ़ रहे हैं, इसलिए हम कंट्री बाय कंट्री एक ओवरव्यू लेंगे, लेकिन जैसे ही एक कॉन्टिनेंट्स पूरे खत्म होंगे उसके बाद मैं आपको कंट्री बाय कंट्री एक एक चीज़ आपको बहुत डिटेल में यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा। ठीक है, सो फर्स्ट कंट्री जो सार्क में आती है वो है हमारी ये कंट्री, इंडिया के बिल्कुल नीचे, जिसे हम जिस कंट्री का नाम है मालदीव्स। क्या नाम है इसका? मालदीव्स। मालदीव्स। ठीक है, एंड हाँ, मालदीव्स। ठीक है, इसके बाद जो हमारी सेकंड कंट्री होगी जिसे हम याद करेंगे वो होगी हमारी श्रीलंका। ठीक है, इसके बाद इसके साथ साथ मैं आपको इन कंट्रीज़ की कैपिटल्स और करेंसीज वो भी साथ साथ में करवाऊंगा, क्योंकि काफ़ी छोटे एग्जाम्स होते हैं जिसमें कि कंट्रीज़ एंड कैपिटल ज़रूर पूछते हैं, और ये हमारे ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है, ये हमें ऐसे भी पता होना चाहिए। सेकंड वन इज़ श्रीलंका, थर्ड वन इज़ हमारा प्यारा भारत, इंडिया। इंडिया। ठीक है, फर्स्ट वन इज मालदीव्स, सेकंड वन इज श्रीलंका, मालदीव्स, श्रीलंका, थर्ड वन इज इंडिया, फोर्थ वन इज पाकिस्तान, फिफ्थ वन इज अफगानिस्तान,
अफगानिस्तान, फिफ्थ वन इज अफगानिस्तान, सिक्स वन इज नेपाल, सेवंथ वन इज भूटान, एंड एट वन इज बांग्लादेश। बांग्लादेश। ठीक है, अभी हम इसे एक एक करके दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि हमें अच्छे से याद भी हो जाए। फर्स्ट वन इज मालदीव, फर्स्ट वन इज मालदीव, सेकंड वन इज श्रीलंका, सेकंड वन इज श्रीलंका, थर्ड वन इज इंडिया, थर्ड वन इज इंडिया, फोर्थ वन इज पाकिस्तान, फोर्थ वन इज पाकिस्तान, फिफ्थ वन इज अफगानिस्तान, फिफ्थ वन इज अफगानिस्तान, सिक्स वन इज नेपाल, सिक्स वन इज नेपाल, सेवंथ वन इज भूटान, सेवंथ वन इज भूटान, एट्थ वन इज बांग्लादेश, एट्थ वन इज बांग्लादेश। अब कोई भी आपको पूछेगा ना कि सार्क में कितने नेशंस आते हैं, तो आपको ये नहीं बताना कि उनको 8 आते हैं, उनको आपने नाम लेके बताना है कि कौन कौन से नेशंस आते हैं। जैसे कि मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, हो गए 8। फटाफट याद करना है और इसको सिर्फ 5 बार बोलना है आपने अकेले में, ठीक है। 6 टाइम आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद आप बोलोगे। देखो, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। 8 कंट्रीज सार्क की, जो कि ये फाउंडेशन कंट्रीज है। और सार्क बनाया गया था इसलिए कि इन जो कंट्री, ये जो 8 कंट्रीज हैं, इनमें हमेशा रीजनल कोऑपरेशन रहे और पीस स्टेबलाइज रहे, कि कभी भी किसी भी तरह से इसमें किसी भी तरह की कुछ ऐसी घटना ना हो जो कि ह्यूमंस के लिए अच्छी ना हो। सो ये इसलिए बनाया गया था सार्क, ठीक है। साउथ एशिया की अगर सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन कभी भी कहीं भी पूछी जाए तो उसे हमेशा आपने बताना है सार्क, जिसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो कि बनी थी 8 दिसंबर 1985 में ढाका में, और इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। अभी सिर्फ आप ओवरव्यू लीजिए। सबसे पहले तो आपको बेसिकली इतना पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री कहाँ स्टैंड करती है। कल को कोई बोले कि अफगानिस्तान यहाँ ढूंढ रहा है कोई, या पाकिस्तान कोई यहाँ ढूंढ रहा है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में ढूंढ रहा है पाकिस्तान, कि किसी और कॉन्टिनेंट में ढूंढ रहा है, तो वो गलत हो जाता है। अगर आपकी इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी तो आगे जाने का हमारा कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको सबसे पहले एक एक करके कंट्रीज़ की लोकेशन बता रहा हूँ, ताकि एक बार अच्छे से आपको लोकेशन आ गई ना, फिर आपको इतनी अच्छे से समझ आ जाएगा। क्योंकि अभी आपको 8 कंट्रीज़, जब आपको लोकेशन याद होगी ना इनकी, ठीक है, जैसे ही आपको लोकेशन याद होगी तो कल को कोई बोल देगा ना भूटान, तो आप नॉर्थ अमेरिका नहीं ढूंढोगे, आपको पता है कि इंडिया के बिल्कुल राइट साइड पे भूटान है ना। उसके बाद हम कंट्री बाय कंट्री चलेंगे। तब जैसे कि मैं आपको अगर जैसे कि जब कंट्रीज़ पढ़ाऊँगा तो बिल्कुल डीपली पढ़ाऊँगा। जैसे इनफैक्ट अगर अभी श्रीलंका बताने लगूँ तो श्रीलंका में बहुत सारी चीज़ें हैं। पॉइंट पेड्रो है, जाफना है, फिर इसमें इसकी रिवर का नाम है महावेली गंगा है, जो कि इनकी सबसे मेन और सबसे बड़ी रिवर है श्रीलंका की, ठीक है। और हर एक कंट्री अपने में इतनी वास्ट है कि अगर एक कंट्री को इन्हीं चैप्टर्स में मैं समझाने लगूँ, क्योंकि तो बाकी कुछ भी नहीं मैं समझा पाऊँगा। कंट्रीज़ के लिए सीरीज़ बाय मतलब कि कंट्रीज़ के लिए हर एक लेक्चर आई थिंक अलग ही होना चाहिए, कंट्री बाय कंट्री, तभी एक यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कवरेज कर पाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको श्रीलंका के बारे में बता रहा था, तो आपको शायद काफ़ी लोगों को ये नहीं, एस्पिरेंट्स को ये नहीं पता होगा कि जो श्रीलंका है वो भी ब्रिटेन का गुलाम रह चुका हुआ है। जैसे ब्रिटेन, जैसे इंडिया में भी काफ़ी साल अंग्रेज़ों ने राज किया था, वैसे ही श्रीलंका भी बहुत टाइम तक इनका ब्रिटेन का स्लेव रह चुका है। और श्रीलंका को अपर और लोअर श्रीलंका को अगर एक पास डिवाइड करता है तो उसका नाम है एलिफेंटा पास। ये तो अभी हम बहुत डीप में कंट्री बाय कंट्री जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और श्रीलंका से मुझे याद है, श्रीलंका में एक नीचे एक इस जगह पे एक बहुत 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 इम्पोर्टेंट पोर्ट है,
जिसको बोलते हैं हम्बनटोटा पोर्ट, जो कि आपने काफ़ी बार न्यूज़ में भी सुना होगा। उसके पीछे बहुत प्यारी और बहुत पुरानी कहानी है, ठीक है। ये अगर अब मैं फटाफट एक बता देता हूँ आपको कि हम्बनटोटा पोर्ट से क्या रिलेशन है पूरे वर्ल्ड का। एक्चुअली ये बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की, 1939 से 1945 में जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म तो हो गई थी 1945 में, लेकिन उसके बाद अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए कोल्ड वॉर शुरू हुई थी। और कोल्ड वॉर भी ऐसे नेशंस में हुई कि वो मतलब कि जो कि उस टाइम के सबसे पावरफुल थे नेशंस थे। एक था रशिया, सेकंड वन इज़ अमेरिका, ठीक है। दोनों चाहते थे कि अभी अपने आप को इतना पावरफुल कर लिया जाए कि कल को कोई भी कंट्री उन पे हमला ना कर सके। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, तो रशिया ने ये सोचा कि अगर नेक्स्ट कोई वॉर होती है, हमें अपने आप को इतना पावरफुल कर लेना चाहिए कि कोई भी कंट्री हम पे हमला करने का सोचे भी ना, गलती से भी नहीं। तो क्या हुआ कि रशिया को पता था कि अगर मुझ पे कोई कंट्री हमला कर सकती है, इतनी पावरफुल कंट्री है, तो कौन है वो? अमेरिका है। अमेरिका के अलावा उनको अनेक्स करने का कोई नहीं सोच सकता। और अमेरिका भी यही पता था कि अगर उस टाइम कोई टक्कर दे सकती थी तो वो रशिया था। अब रशिया की प्रॉब्लम ये थी कि जैसे ये रशिया है, इतना बड़ा रशिया ना इस रास्ते अमेरिका तक नहीं पहुंच सकता था। वो इसलिए, ये देखिए, रशिया जैसे इस रास्ते कभी भी अमेरिका तक नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि जब भी वॉर होती है ना, जब भी लंबी दूरी की वॉर होती है, तो सबसे ज़्यादा अगर कुछ हेल्पफुल होता है तो वो नेवीज़ ही होती हैं। नेवीज़ के अलावा कोई भी जो डिफेंस फोर्स है वो इतनी कारगर सिद्ध नहीं होती। तो उनको पता था कि ये रास्ता हम अपना नहीं सकते। रास्ता इसलिए नहीं अपना सकते क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे बड़ी बड़ी शिप्स को कैरी करना उस टाइम इतना फिजिबल नहीं था, क्योंकि काफ़ी बर्फीला इलाका था। तो उनको पता था कि अगर रशिया को आना पड़ेगा तो उसको नीचे के रास्ते ही आना पड़ेगा, अमेरिका के पास, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वो कुछ ना कुछ अपना वो सोचने लगे कि कैसे किया जाए, या मतलब कि अगर कल को कुछ वॉर होती है तो रशिया खुद को कैसे बचाएगा और अमेरिका से कैसे वॉर करेगा, ठीक है। इतने में अमेरिका ने क्या किया, दिमाग लगाया। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात है। और उसने क्या किया, श्रीलंका को बोला कि मैं यहाँ पे श्रीलंका में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहता हूँ। उसने बहुत सारे एयरपोर्ट्स फिर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, कॉलेजेस, बहुत 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 सपोर्ट दी, मॉनेटरी सपोर्ट बहुत दी श्रीलंका को। तो श्रीलंका को लगा कि ये तो अमेरिका हमारा फ्रेंड है। तो उस बदले में अमेरिका ने इतना बोला कि हमें बस एक पोर्ट दे दो यहाँ पे, अपना जो आपका हम्बनटोटा पोर्ट है वो हमें यूज़ करने के लिए दे दो। तो क्योंकि अमेरिका ने रेलवेज, एयरपोर्ट्स, बहुत कुछ बनाया था श्रीलंका में ना। तो और अमेरिका ने कहा कि हमें पोर्ट सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे रडार और अपना ट्रांसमिशन स्टेशन लगाना चाहते हैं, ताकि जो भी यहाँ से शिप गुजरेंगी उनको उनको एक मतलब कि उनको पता रहे कि कौन कौन सी किस किस नेशन की कैसी शिप्स यहाँ से गुजर रही हैं, ताकि एक उनके पास रिकॉर्ड रहे। तो श्रीलंका ने बोला ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप आ जाओ और यहाँ पे हमारी इतनी हेल्प की है तो आप आ जाओ और यहाँ पे आप हम्बनटोटा पोर्ट ले लो। तो जैसे ही यहाँ पे हम्बनटोटा पोर्ट लिया, रशिया समझ गया कि ये तो उसके लिए बहुत खतरे की घंटी है, क्योंकि रशिया को पता था कोल्ड वॉर का टाइम है, अगर श्रीलंका तक यहाँ तक अमेरिका पहुँच गया है तो ना तो हम यहाँ से शिप्स ले के जा सकते हैं लड़ना, अगर बाई चांस वॉर हो जाएगी तो अमेरिका के पास तो हमारी शिप्स पहुँच जाएंगी, श्रीलंका में ही हम्बनटोटा पोर्ट से ही वो हमारी शिप्स को मार के गिरा देगा, ठीक है। तो रशिया ने सहारा लिया इंडिया का। उस टाइम इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जी ने रशिया की हेल्प कैसे की कि उस टाइम श्रीलंका में तमिलनाडु के बहुत सारे लोग रहते थे, ठीक है। तो हमारी पीएम ने एक एलटीटी फोर्स बनाने का निर्णय लिया, मतलब कि हमारे जो पीपल रहते थे श्रीलंका में उनको कहा कि आपको किसी भी तरह से अमेरिका को वहाँ से निकालना है। तो उस लिए तो इन सब के चक्कर में एक एलटीटी फोर्स बनी थी उस टाइम, जो कि तमिलनाडु के लोगों की थी, जो तमिलनाडु श्रीलंका में रहते थे। तो उस टाइम उनकी फोर्स बनी थी, उस फोर्स का नाम था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, ठीक है, जिसको एलटीटी फोर्स बोला करते थे, ठीक है। उस टाइम ऐसा हुआ कि उन्होंने इतनी मारकाट हुई श्रीलंका में, इतनी मारकाट हुई, बोलते हैं मोर देन 6 लाख पीपल उस टाइम मोर देन 6 लाख पीपल की डेथ हुई थी।
तो एलटीटी फोर्स और श्रीलंका के नेटिव्स के बीच में। तो इतनी ज़बरदस्त वो वॉर हुई, तो श्रीलंका समझ गया कि ये सब हो रहा है अमेरिका की वजह से। तो अमेरिका को उसने बोला कि हम आपको यहाँ नहीं रख सकते, आप जा सकते हो, क्योंकि हम आपको रखने के चक्कर में हमारी इंटरनल वॉल इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि समझ नहीं आ रहा कि आपको रखें या खुद को बचाएं। तो अमेरिका को यहाँ से हम्बनटोटा पोर्ट छोड़ के जाना पड़ा। तो उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका जब पीएम जब हमारी पीएम ने रशिया की हेल्प की, तो उसके बाद जो इंडिया जो था, इंडिया भी उस टाइम अमेरिका का दुश्मन, अमेरिका के लिए इंडिया अमेरिका का उस टाइम दुश्मन बन चुका था। लेकिन हमारी पीएम ने रशिया का ट्रू फ्रेंड होने का एक बहुत बड़ा सबूत दिया था। और लेकिन उसके बाद क्या हुआ, काफ़ी टाइम के बाद जो एलटीटी फोर्स थी उसी को हमारे ऑर्डर्स पे वहाँ से श्रीलंका से मार मार के बाहर निकाला था। और इसी चीज़ का बदला लेने के लिए एलटीटी ने राजीव गांधी जी को एसिसिनेट भी कर दिया था। उनकी डेथ का कारण एलटीटी ही थी, एलटीटी फोर्स जो कि श्रीलंका की फोर्स थी, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमने आपकी हेल्प की और हमें अपने मार मार के यहाँ से भगाया, तो इसका बदला उन्होंने राजीव गांधी की डेथ से लिया था। तो अमेरिका परेशान हो गया, अमेरिका बोलने लगा कि अगर आपने मुझे यहाँ से निकाल दिया है तो इसका क्या मतलब है कि मैं रशिया को मैं मतलब कि ऐसा नहीं है कि रशिया को मैं सिर्फ हम्बनटोटा पोर्ट से ही मैं परेशान कर सकता हूँ। अगर वैसी बात हुई तो मैं रशिया के और भी करीब आ सकता हूँ। अब अमेरिका ने क्या चाल चली कि वो नेपाल में एक्चुअली उस टाइम आइस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत सारे लोगों को आइस की प्रॉब्लम होती जा रही थी। तो अमेरिका ने इस चीज़ को एज एन अपॉर्चुनिटी लिया, ठीक है, और एज एन अपॉर्चुनिटी लिया। और उस टाइम अमेरिका ने नेपाल में कॉलेजेस बनवाए, खासकर सबसे ज़्यादा फोकस किया, अपने बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स भेजे नेपाल में ना, जो भी उनकी आइज़ की प्रॉब्लम चल रही थी उनको हेल्प की क्योर करने में, और उनको बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट किया, ठीक है। उसके बाद कॉलेजेस, चाहे वो हॉस्पिटल्स थे, कॉलेजेस थे, बहुत हेल्प की। और नेपाल को कहा कि हमें आपके छोटे से एरिया में एक एयरपोर्ट बनाने की इजाज़त दे दी जाए। तो नेपाल ने सोचा कि हमारी इतनी हेल्प कर रहा है, हमारे पास हमारे लिए कई हॉस्पिटल्स खुलवाए, इतने डॉक्टर्स भेजे, कॉलेजेस बनवाए, तो एक एयरपोर्ट देने में क्या ही जाता है। तो नेपाल ने हाँ कर दी, ठीक है, नेपाल ने हाँ कर दी। लेकिन जैसे ही उन्होंने चाइना को ये बात पता चली कि अमेरिका नेपाल में एयरपोर्ट बना रहा है, चाइना का दिमाग ख़राब हो गया। उस टाइम माओ ज़ेडुंग जो थे यहाँ के प्रेसिडेंट थे, वो इतने परेशान हो गए। उस टाइम ये राजा हुआ करते थे, सॉरी आई थिंक, हाँ, तो वो उनको इतना ये बुरा लगा कि उन्होंने क्या किया, अपने कुछ माओवादी टेररिस्ट नेपाल में भेज दिए। उन्होंने भी वही काम किया जो एलटीटी फोर्स ने श्रीलंका में किया था। नेपाल में मारधाड़ चालू हो गई और नेपाल समझ गया कि अगर मैंने अमेरिका को नहीं भेजा तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इंटरनल वॉर से इतना खोखला हो गया था उस टाइम नेपाल ने समझा कि इस टाइम अमेरिका को भेजना ही ठीक है। नेपाल ने अमेरिका को जैसे ही वापस भेजा तो यहाँ पे थोड़ी सी पीस स्टेबलाइज हुई, और वही जो उस टाइम माओवादी नेपाल में आए थे वही यहाँ से निकल के इंडिया में आ गए, जिसको कि हम आजकल नक्सलवादी के नाम से जानते हैं, और जिन्होंने आजकल नक्सलवाद फैलाया हुआ है इंडिया में। एनीवेज, ये तो एक उस टाइम की श्रीलंका से हम्बनटोटा पोर्ट से मुझे याद आ गया। और हम्बनटोटा पोर्ट आजकल न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि चाइना ने इसको लीज पे रेंट पे ले रखा है, और चाइना तो ऐसा है कि जहाँ नहीं जहाँ उसे जगह चाहिए, जो जगह उसकी नींव भी है उसमें वो मुंह सब कुछ घुस के बोलेगा कि नहीं ये सब मेरा ही है, जैसे पूरे वर्ल्ड को उसने खरीद लिया, ठीक है। लेकिन चाइना की बहुत स्ट्रांग नीति है, स्ट्रांग इसलिए क्योंकि उसका ये है कि पहला कर्जा दे दे के इतना गरीब कर दो देश को, इतना गरीब कर दो देश को। गरीब देशों को अगर किसी ने गरीब किया तो वो चाइना ही है। चाइना का ये है कि बस कर्जा देते जाओ और जब वापस लेने की जगह आएगी तो पैसे मत लो, लेकिन उनसे उनकी जगह ले लो ताकि वहाँ पे जाके वो डेरा बसा दें। जब एक बार डेरा बसा देंगे तो आसपास की कंट्रीज़ को ऑब्वियसली खुद ब खुद परेशान होना ही पड़ेगा। होना क्या पड़ेगा, वो परेशान करेंगे ही, क्योंकि उनकी तो शुरू से ही नीति है। एनीवेज, उस देश के बारे में क्या ही बोलना, हम जो अपनी पढ़ाई हम पढ़ रहे थे उस पर कंटिन्यू रखते हैं। सो आज हमने 7 नेशन पढ़े जो हमारे 8 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ मालदीव, सेकंड वन इज़ श्रीलंका, थर्ड वन इज़ इंडिया, फोर्थ वन इज़ पाकिस्तान, फिफ्थ वन इज़ अफगानिस्तान, सिक्स्थ वन इज़ नेपाल, सेवन्थ वन इज़ भूटान, एट्थ वन इज़ बांग्लादेश।
सो अब हम जो ये 8 कंट्रीज़ है फटाफट इनकी हम करेंसीज एंड कैपिटल्स कर लेंगे, ताकि किसी एग्ज़ाम में पूछ भी ले जाए तो हमें परेशानी ना हो किसी भी टाइप की। सो मालदीव्स की करेंसी है मालदीवियन रुपया, रुपया, ठीक है। एंड इसकी मालदीव्स की कैपिटल है, माले, MALE। अब हम जब श्रीलंका पे आ जाएंगे तो श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रूपी एंड कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा जयवर्धनेपुरे कोट्टे। इंडिया, हमारा प्यारा भारत, न्यू दिल्ली एंड करेंसी रूपी, इंडियन रूपी। फोर्थ वन इज पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। एंड पाकिस्तानी रुपये। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल एंड इनकी डिनोमिनेशन करेंसी है अफगानी। नेपाल की है कैपिटल काठमांडू एंड इनकी करेंसी है नेपालीज रूपी। भूटान की है कैपिटल थिम्पू, भूटान की कैपिटल है थिम्पू एंड करेंसी है नगुलत्रम। एंड द लास्ट वन इज बांग्लादेश की है कैपिटल ढाका एंड बांग्लादेशी करेंसी है बांग्लादेशी टका। आई होप आपको समझ आ रहा हो कि जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। मालदीव्स की करेंसी है मालदीवियन रुपया, अब हम रिवाइज कर रहे हैं, और इनकी कैपिटल है माले। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे और जो उनकी करेंसी है वो है रुपये। इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली और इनकी जो करेंसी है वो है रुपी। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद और इनकी करेंसी है पाकिस्तानी रुपी। अफ़गानिस्तान की कैपिटल है काबुल और इनकी करेंसी है अफ़गानी। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू एंड इनकी करेंसी है नेपालीज रुपीज़। भूटान की कैपिटल है थिम्पू एंड इनकी करेंसी है नगुलत्रम। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और इनकी करेंसी है बांग्लादेशी टका। सो आई होप गाइस कि आपको साथ साथ में समझ पे आ रहा होगा और साथ साथ में याद भी हो रहा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो साउथ ईस्ट एशिया कवर करेंगे। ये जितनी भी हमारी कंट्रीज़ है साउथ ईस्ट एशिया, जितनी भी हमारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, और इनकी करेंसीज एंड कैपिटल्स भी याद करेंगे। और कंट्री बाय कंट्री तो बाद में मैं आपको करवाऊंगा जो डीपली हम करेंगे। अभी तो जस्ट एक सिंपल सा ओवरव्यू है कि आपको पता चले कौन सी जगह कहाँ पे है, ताकि कल को अगर किसी भी कंट्री का नाम लिया जाए तो आप कहीं ऊपर ना ढूंढो कि कहाँ पे थी, कहाँ पे है, तो एक कॉमन बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो उसके बाद ज़्यादा चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं रहेंगी। बस स्टार्टिंग के लेक्चर थोड़ा सा आपको ज़्यादा अपना टाइम डिवोट करना पड़ेगा इन सब चीज़ों में एंड आफ्टर देन विल बी इन जस्ट इजी पीजी। सो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप
कि मैंने आपको ज़रूर कुछ ना कुछ आपकी नॉलेज में हेल्प, नॉलेज बढ़ने में कुछ ना कुछ हेल्प की होगी. एंड if you really found this video helpful, do let me know in the comment section. And if you have any suggestion for me, and you can also uh, share that by commenting below. And अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें. जय हिंद. बाय.